हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अब ईवीएम पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है। इस संबंध में कांग्रेस ने मंगलवार को चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। इस बीच कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी मुलाकात की। इस समय कांग्रेस ने शिकायत वाली ईवीएम को सील करने की मांग की है। दर्शकों, एक तरफ कांग्रेस अपनी हार पचा नहीं पा रही है, ऐसे में अब उन्हीं के साथी दल नसीहत देने में पीछे नहीं है। आपको बता दें कि खबर महाराष्ट्र की राजनीति से है, जहां अब कांग्रेस को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी ने निशाने पर लिया है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी सांसद संजय राउत ने कांग्रेस को इन शब्दों में चेतावनी दी है कि कोई भी खुद को बड़ा भाई या छोटा भाई न समझे। राउत ने आगे ये भी कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे का महाराष्ट्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे सतर्क नेता है। आपको बता दें कि बुधवार को संजय राउत ने मुंबई में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस देश में अपने दम पर लड़ना चाहती है तो उसे अपना रुख सार्वजनिक करना चाहिए। अगर वे ऐसा रुख अपनाएंगे तो अन्य पार्टियां भी अपना रुख अपनाएगी। दरअसल संजय राउत ने कहा है कि जिन राज्यों में कांग्रेस कमजोर होती है वहां वह अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ती है, और जिन राज्यों में कांग्रेस को लगता है कि वह यहाँ मजबूत है, उसकी अपनी हवा है, तो वह अन्य पार्टियों को अपने सहयोगियों को दूर रखती है। इसलिए नतीजे हरियाणा जैसे आते हैं। अगर इंडिया गठबंधन ने हरियाणा चुनाव का सामना आगे बढ़कर किया होता तो नतीजे में बदलाव देखने को मिलता, इंडिया अलायंस को बहुमत मिल जाता। राउत ने कहा है कि कांग्रेस को 9 सीटों का नुकसान हुआ और यह कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। निसंदेह हम इस परिणाम से निराश नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस को स्टैंड लेना होगा। कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, अगर कांग्रेस वहां अपने दम पर लड़ना चाहती है तो उसे ऐसा रुख अपनाना चाहिए, तब उस राज्य में अन्य क्षेत्रीय दल अपना रुख अपनाएंगे। इसके साथ ही शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी सांसद ने कहा, हरियाणा में हार दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडिया अलायंस को हरियाणा में मोर्चा बनाकर लड़ना चाहिए था, इससे शायद कुछ और नतीजा होता। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी, एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए था और चुनाव लड़ना चाहिए था। इन सबके परिणाम स्वरूप इंडिया अलायंस को निश्चित तौर पर बढ़त मिल गई होती। राउत ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने सोचा था कि हम यह चुनाव एक तरफा जीतेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। कई एग्जिट पोल भी यही कह रहे थे। राउत ने यह भी कहा है कि मुझे एक भी व्यक्ति या पत्रकार नहीं मिला जो कहता हो कि हरियाणा में बीजेपी जीतेगी। हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस को यह हार देखनी पड़ी। इससे बहुत सी बातें सीखी जा सकती है, इसलिए किसी को भी अपने आप को बड़ा भाई या छोटा भाई नहीं समझना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लोकसभा की सफलता इंडिया अलायंस की सफलता है। तो देखा दर्शकों, हरियाणा में कांग्रेस के हारने के बाद संजय राउत ने उन्हें नसीहत देनी शुरू कर दी है। ऐसे में क्या महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव महाविकास आघाड़ी कैसे लड़ती है, इस पर सभी की नजरें बनाई रहेगी। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने कांग्रेस की नीति पर सवाल उठाए हैं। इंडिया गठबंधन के सर्कल में व्यक्त सर्वसामान्य दलों की राय यही थी कि कांग्रेस की हार का असली कारण अहंकार और क्षेत्रीय दलों के प्रति तिरस्कार था। आपको बता दें कि दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने बुधवार को घोषणा की कि वह फरवरी में होने वाली दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ लिए बिना स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। तो वही दूसरी ओर कांग्रेस जीत को हार में बदलना जानती है। ऐसी व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पहले हमें बता दे। ऐसे में अब ममता दीदी की पार्टी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, उन्होंने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। तृणमूल कांग्रेस नेता साकेत गोखले ने कांग्रेस का नाम लिए बिना टिप्पणी की कि हरियाणा में नतीजे अहंकार और सहयोगियों को कम आंकने का परिणाम थे। तो वही आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा केजरीवाल ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी चुनाव को गंभीरता से लेना चाहिए। हरियाणा से सबसे बड़ा सबक यही मिला कि चुनाव में अति आत्मविश्वास नहीं रहना चाहिए। आपके सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के नेतृत्व से कहा कि हर चुनाव और हर सीट मुश्किल होती है। इसके साथ ही आपने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव भी अकेले दम पर लड़ने का फैसला किया है। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि हम अति आत्मविश्वास वाली कांग्रेस और अहंकारी भाजपा से अकेले लड़ने में सक्षम हैं। आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को 3 सीटें दी थी, फिर भी कांग्रेस ने हरियाणा में सहयोगियों को साथ लेना जरूरी नहीं समझा। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को गंभीरता से नहीं लिया और हरियाणा चुनाव में गठबंधन नहीं किया। अंत में कांग्रेस को अति आत्मविश्वास के कारण हार का सामना करना पड़ा। तो वही इंडिया गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हरियाणा में हार के कारणों पर पता लगाने के लिए कांग्रेस को गहराई से सोचना चाहिए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि एग्जिट पोल पर भरोसा करके
हम समय बर्बाद कर रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा होगा कि एग्जिट पोल इतने गलत होंगे। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभी तक हरियाणा में कांग्रेस की हार पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन संकेत है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट आवंटन पर कड़ा रुख अपनाएंगे। लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि हालांकि हरियाणा चुनाव नतीजे आश्चर्यजनक थे और कांग्रेस को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कांग्रेस को सड़कों पर लड़ने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे। हरियाणा में कांग्रेस अपनी कमियों के कारण हारी। कांग्रेस की हार का बड़ा कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच खींचतान भी है। उन्होंने ये भी कहा है कि कम से कम 50 अनुषंगिक संगठन हैं जो बीजेपी की मदद करते हैं। भाजपा के लोग 24 घंटे राजनीति करते हैं। कांग्रेस के लोग संघर्ष नहीं करते, सड़कों पर नहीं उतरते और कहीं लड़ते हुए नजर भी नहीं आते। आलस्य, परिश्रम की कमी, अंतर्कलह और विभाजनकारी पार्टी के रूप में चुनाव में उतरना उनकी हार के प्रमुख कारण है। अगर कांग्रेस नेता हरियाणा में एकजुट होकर लड़ते तो नतीजा कुछ और होता, ऐसा भी मलिक ने अपने बयानों में कहा है। तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिए बुधवार शाम चुनाव आयोग के साथ बैठक की। आपको जानकारी दें कि कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि चुनाव नतीजों के दौरान वोटों की गिनती जानबूझकर धीमी की गई। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि आज तक किसी भी चुनाव में ऐसे बयान सुनने को नहीं मिले। ऐसे शब्दों में नाराजगी जताते हुए चुनाव आयोग ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को चर्चा के लिए बुलाया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच सीट बंटवारों को लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म है। महाविकास आघाड़ी में दशहरे के मौके पर सीट बंटवारे का ऐलान किया जा सकता है, तो वही जिन सीटों पर बात बनी नहीं है उन पर चर्चा लगातार जारी रह सकती है। ऐसे में खबर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की ओर से सामने आई है, जिससे साथी दल शरद पवार गुट और कांग्रेस नाराज बताए जा रहे हैं। आपको जानकारी दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में पुणे की 8 विधानसभा सीटों में से 3 पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी ने दावा किया है। उनमें से कोथरूड और हडपसर के निर्वाचन क्षेत्रों को शिवसेना को देने का निर्णय लिया गया है। ऐसा दावा ठाकरे गुट के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने किया है। इसके साथ ही शिवसेना वडगांव शहरी सीट पर भी जोर दे रही है। ऐसे में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की उपनेता सुषमा अंधारे ने भी सोमवार को घोषणा की कि पूर्व विधायक महादेव बाबर हडपसर से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में चर्चा शुरू हो गई है कि हडपसर सीट शिवसेना के लिए छोड़ दी गई है। आपको ये भी बता दें कि ठाकरे गुट, एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी में मिलकर विधानसभा चुनाव का सामना करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पुणे में पार्टी की मौजूदा ताकत को देखें तो बीजेपी के पास 5 सीटें, एनसीपी के पास 2 और कांग्रेस के पास 1 विधायक है। तो वही कोथरूड निर्वाचन क्षेत्र शिवसेना का गढ़ बना हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह सीट शिवसेना को मिलेगी। ऐसे में कोथरूड से शिवसेना का उम्मीदवार भी लगभग तय हो चुका है और संबंधित पार्टी की ओर से तैयारी चल रही है। बातचीत के दौरान शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी ने हडपसर और वडगांव शहरी पर दावा किया है। ठाकरे गुट के पदाधिकारियों ने कहा कि इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की ताकत है। आपको बता दें कि चेतन तुपे हडपसर में एनसीपी के विधायक है। पार्टी टूटने के बाद तुपे अजित पवार के साथ चले गए, इसलिए मांग की जा रही है कि महाविकास आघाड़ी में यह सीट एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी को मिलनी चाहिए। उनकी ओर से पूर्व महापौर प्रशांत जगताप अपनी तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि वरिष्ठों द्वारा हडपसर की तैयारी करने का संदेश दिया गया है। आपको बता दें कि महादेव बाबर एक बार हडपसर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए हडपसर सीट पर शिवसेना और राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गुट के बीच जोरदार लड़ाई होने के संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसे में अब शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी सीक्रेट मीटिंग करती दिख रही है। सुषमा अंधारे ने शिवसेना को संदेश दिया है कि सभी इस बात का ध्यान रखें कि इस बैठक की कोई बात बाहर न जाए। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची के अनुसार बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। उससे प्रभावी मतदाताओं के अलग अलग नाम लेने चाहिए और उनके साथ गुप्त बैठकें करनी चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कहा। बताया जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी का फॉर्मूला तय हुआ है कि जिस पार्टी के ज्यादा विधायक होंगे उसी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। इसलिए हमें उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर सीट जीतनी होगी, ऐसा भी सुषमा अंधारे ने अपने बयान में कहा है। आपको जानकारी दी कि सुषमा अंधारे ने एक कार्यक्रम में शिव सैनिकों को बताया कि उन्होंने इसी उद्देश्य के लिए पुणे में वडगांव, शहरी, हडपसर और कोथरूड निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की नेता सुषमा अंधारे ने भी हडपसर पर दावा करते हुए एक परस्पर उम्मीदवार की घोषणा भी की है। इसके बाद सांसद सुप्रिया सुले ने नाराजगी जताई है। सुप्रिया सुले ने पूछा कि क्या सुषमा ताई उस मीटिंग में थी। सुषमा अंधारे ने ठाकरे गुट की ओर से हडपसर निर्वाचन क्षेत्र से महादेव बाबर की उम्मीदवारी की घोषणा की। जब राउत से इस बारे में पूछा गया
तो सुप्रिया सुले ने सुषमा अंधारे पर तंज कसते हुए कहा कि क्या सुषमा ताई उस मीटिंग में थी, मैं उन्हें फोन करके पूछूंगी। जहां तक मुझे पता है वह कल की मीटिंग में नहीं थी। ऐसी टिप्पणी सुप्रिया सुले ने सुषमा अंधारे पर की है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली आतिशी मार्लेना का सामान उनके सरकारी आवास से बाहर ले जाया गया है। हालांकि वह 2 दिन पहले ही इस आवास में रहने आई थी। आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग ने उनके घर को सील कर दिया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे सिविल लाइंस के फ्लैगस्टॉप रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास शीश महल का दौरा किया और चाबियां जब्त कर ली। ऐसी खबर इंडियन एक्सप्रेस ने दी है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के 3 सप्ताह बाद शीश महल को खाली कर दिया गया था। इस दौरान आतिशी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इसलिए आतिशी इसी सरकारी आवास में शिफ्ट होने वाली थी। हालांकि इस संबंध में उनके पास कोई आधिकारिक पत्र नहीं था। आपको जानकारी दे कि मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के रूप में दिल्ली में कोई निश्चित आवास नहीं है। केजरीवाल 2015 से सिविल लाइंस में 6 फ्लैगस्टॉप रोड स्थित अपने आवास पर रह रहे थे। बाद में 2020-21 में उनके घर का पुनर्निर्माण किया गया। आपको बता दें कि इस शीश महल पर करोड़ों का खर्चा होने के कारण अरविंद केजरीवाल की काफी आलोचना भी हुई थी। इस बीच मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस कार्रवाई को अभूतपूर्व बताया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से दावा किया है कि देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री को घर खाली करने के लिए कहा गया है। बीजेपी के इशारे पर उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना का सामान जबरन छीन लिया। उपराज्यपाल की ओर से बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता को मुख्यमंत्री आवास देने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, 27 साल से दिल्ली में वनवास भोग रही भाजपा अब मुख्यमंत्री आवास पर भी कब्जा करना चाहती है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि बुधवार को दोपहर में एक साइकिल रिक्शा, एक मिनी ट्रक, अलमारियां और कुछ पुट्टा के बॉक्स मुख्यमंत्री आवास से बाहर लेकर गए। प्रवेश द्वार के पास बैगेज स्कैनर को सफेद कपड़े में ढक दिया गया था। अधिकारियों ने ये भी कहा कि सीएम कैंप कार्यालय बंद कर दिया गया है और कर्मचारियों को परिसर छोड़ने के लिए कहा गया है। आपको ये भी जानकारी दे कि इस बीच सतर्कता निर्देशालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के सचिव को नोटिस भेजा है। लोक निर्माण विभाग के निर्देश के बावजूद घर की चाबियां नहीं सौंपने पर मुख्यमंत्री के विशेष सचिव समेत 3 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में तैनात अन्य अधिकारी है। अधिकारियों को 7 दिनों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। देश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब दिल्ली की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद भी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। ऐसे में एक बार फिर दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने अपनी निजी आवास से अब काम करना शुरू कर दिया है। आतिशी ने 2 दिन पहले आरोप लगाया था कि लोक निर्माण विभाग ने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से उनका सामान बाहर फेंक दिया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि यह बिना किसी पूर्व सूचना के किया गया था। ऐसे में अब एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक आतिशी ने अपने फेंके हुए सामान को बक्सों में भर लिया है और अब वह उन बक्सों के साथ काम कर रही है। आपको जानकारी दे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली आतिशी का सामान उनके सरकारी आवास से बाहर ले जाया गया था। वह 2 दिन पहले ही इस आवास में रहने आई थी। लोक निर्माण विभाग ने उनके घर को सील कर दिया है। दरअसल लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे सिविल लाइंस के फ्लैगस्टॉप रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास शीश महल का दौरा किया और चाबियां जब्त कर ली। ऐसी खबर इंडियन एक्सप्रेस ने दी है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के 3 सप्ताह बाद शीश महल को खाली कर दिया गया था। इस बीच आतिशी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इसलिए आतिशी इस सरकारी आवास में शिफ्ट होने वाली थी। हालांकि इस संबंध में उनके पास कोई आधिकारिक पत्र नहीं था। दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के रूप में दिल्ली में ऐसा कोई निश्चित आवास नहीं है। दरअसल केजरीवाल 2015 से सिविल लाइंस में 6 फ्लैगस्टॉप रोड स्थित अपने आवास पर रह रहे हैं। 2020-21 में घर का पुनर्निर्माण किया गया था और इस शीश महल पर करोड़ों रुपए खर्च होने के कारण अरविंद केजरीवाल की आलोचना भी हुई थी। दरअसल गुरुवार को आतिशी मार्लेना की एक फोटो सामने आई है। उस फोटो में आतिशी अपने निजी आवास में बैठी हुई है। वे फोन पर चर्चा कर रही है। साथ ही जिस सोफे पर वे बैठे हैं उसके चारों ओर बक्से रखे गए हैं। आतिशी ने बताया कि इन बक्सों में फेंके गए सामान रखे हैं। आपको बता दें कि बुधवार दोपहर एक साइकिल रिक्शा और एक मिनी ट्रक मुख्यमंत्री आवास से अलमारी और कुछ गत्ते के डिब्बे लेकर गए। प्रवेश द्वार के पास बैगेज स्कैनर को सफेद कपड़ों से ढक दिया गया था। अधिकारियों ने ये भी कहा कि सीएम कैंप कार्यालय बंद कर दिया गया है और कर्मचारियों को परिसर छोड़ने के लिए कहा गया है। इसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि आतिशी सारे फेंके हुए सामान से दिल्ली की सत्ता चला रही है।
दोस्तों, राजनीतिक पंडितों और एग्जिट पोल्स को चकमा देते हुए हरियाणा चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में गए। बीजेपी ने 90 में से 48 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि सत्ता की दावेदार मानी जा रही कांग्रेस को 37 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। ऐसे में अब राजनीतिक दल कांग्रेस को नसीहत और सीख देने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भारी जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही बीजेपी ने हरियाणा में तीसरी बार सत्ता स्थापित करने की ओर कदम बढ़ा दिया है। खासकर कई लोगों को ये लगा था कि इस चुनाव में कांग्रेस जीतेगी। हालांकि नतीजे से पहले भी जारी एग्जिट पोल में भी कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की गई थी। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस बीच इस फैसले के बाद तरह तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। ऐसे में दर्शकों, आपको बता दें कि इस नतीजे को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी कांग्रेस पर गंभीर निशाना साधा है। एनआई से बातचीत करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को अपनी अक्षमता के कारण हरियाणा में हार स्वीकार करनी पड़ी है। हरियाणा में ऐसे अनेक तत्व थे जो बीजेपी के खिलाफ थे। हालांकि कांग्रेस फिर भी बीजेपी को रोकने में नाकाम रही। अगर कांग्रेस ऐसी स्थिति में भी बीजेपी को नहीं रोक सकती तो यह बेहद दुखद है। ऐसी ओवैसी ने कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए उन्हें निशाने पर लिया है। आगे बोलते हुए ओवैसी ने कांग्रेस पर बी टीम होने के आरोप पर भी हमला बोल दिया। ओवैसी ने कहा है कि हरियाणा में हमारी पार्टी ने चुनाव भी नहीं लड़ा, हालांकि फिर भी कांग्रेस हार गई। अब आखिर बीजेपी की बी टीम कौन है? कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। ऐसे सख्त सवाल असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी से पूछे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस मूलतः आंतरिक गुटबाजी के कारण हारी है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की हार हुई थी। आपको बता दें कि इस बीच हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। इस बारे में पूछे जाने पर ओवैसी ने कहा है कि ईवीएम को जिम्मेदार ठहराना आसान है, जबकि कांग्रेस जहां जीतेगी उस समय ईवीएम अच्छी होती है। हालांकि जब कांग्रेस पार्टी की हार होती है तो उसमें दोष होता है, यह सही नहीं है। ऐसा जबरदस्त हमला ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी पर बोल दिया है। आपको बता दें कि एनआई से बातचीत करते हुए ओवैसी ने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे बेहद समाधान पूर्वक है। उन्होंने नतीजे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले के खिलाफ वोट करके भाजपा को हरा दिया है। मूल रूप से यह सोचना धर्मनिरपेक्ष लोगों का काम है कि भाजपा को जो सीटें मिली वो कैसे मिली। ऐसा कहते हुए ओवैसी ने तंज भी कसा है। तो देखा दोस्तों, कैसे चुनाव में हारने वाली कांग्रेस पार्टी को मुंह दिखाने की जगह नहीं मिल रही है। इसके साथ ही बाकी विपक्षी दल भी कांग्रेस को नसीहत देने में जुटे हुए हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का साथी दलों को लेकर स्टैंड क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।